आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड की, यानी आईपीसी, और इसकी कुछ कह सकते हैं सबसे ताकतवर और शायद सबसे विवादित धाराओं पर। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे राज्य के खिलाफ अपराधों की बात करते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कानून की नजर में देश के खिलाफ अपराध आखिर होता क्या है। सही बात है। सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने से लेकर राजद्रोह जैसे शब्दों तक, जिनका हम रोज जिक्र सुनते हैं, इनका असली मतलब क्या है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी लोकतंत्र के कह सकते हैं दिल में बसता है। ये कानून असल में विरोध और विद्रोह या फिर असहमति और देशद्रोह के बीच एक बहुत बारीक लकीर खींचते हैं। एक बहुत ही महीन रेखा। हाँ, और बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि एक देश अपनी सुरक्षा के लिए ये लकीर कहाँ खींचता है और ऐसा करते हुए वो अपने ही नागरिकों को बोलने की आज़ादी कैसे देता है। तो सबसे पहले और सबसे ड्रामेटिक चीज से शुरू करते हैं। हाँ, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। जब हम युद्ध छेड़ने की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में तो मतलब सेनाएं और तोपें आती हैं। इसका मतलब सिर्फ दंगा या हिंसा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कानून का नजरिया समझना दिलचस्प हो जाता है। कानून के मुताबिक युद्ध छेड़ने का मतलब है एक संगठित सशस्त्र विद्रोह। ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रिबेलियन। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रिबेलियन। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा या सड़क पर हुआ प्रदर्शन नहीं है। इसके लिए एक बहुत बहुत ऊंची दहलीज रखी गई है। संगठित सशस्त्र विद्रोह, तो मतलब इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। एक ग्रुप होना चाहिए, हाँ, उनके पास हथियार होने चाहिए, और उनका इरादा सरकार को उखाड़ फेंकने का होना चाहिए। बिल्कुल। और इन तीनों में सबसे जरूरी है इरादा। स्रोत में संसद पर हुए हमले का एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। अदालत ने उसे सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं माना, बल्कि सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना माना। अच्छा। हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमलावरों का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। उन्होंने भारत की संप्रभुता के सबसे बड़े प्रतीक यानी संसद को निशाना बनाया था। उनका इरादा पूरे सरकारी तंत्र को ठप करके देश में खलबली मचाना था। ये सरकार के अधिकार को सीधी और खुली चुनौती थी। अच्छा, तो ये सिर्फ हिंसा का पैमाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच और निशाना क्या है, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे चौंका रही है। सूत्र बताते हैं कि सिर्फ युद्ध छेड़ना ही नहीं, बल्कि उसकी साजिश करना भी, वो भी उतना ही बड़ा अपराध है, भले ही एक भी गोली ना चली हो। हाँ, ये बहुत सख्त कानून है। बहुत ज्यादा। और इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि युद्ध छेड़ना फिल्म का क्लाइमैक्स है, लेकिन कानून सिर्फ क्लाइमैक्स को सजा नहीं देता। अच्छा। वो स्क्रिप्ट लिखने यानी साजिश करना, हथियार जुटाने यानी तैयारी करना, इन सबको बड़ा अपराध मानता है। तो मतलब कानून का मकसद ही ऐसी किसी भी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक देना है। एग्जैक्टली। वो सिर्फ बड़े प्लान को ही नहीं, बल्कि उसकी तैयारी को भी पकड़ता है। तो अगर कोई युद्ध छेड़ने के इरादे से सिर्फ हथियार जमा कर रहा है, या फिर किसी को इस साजिश का पता है और वो चुप रहता है, तो वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है। ये तो अपराध होने से पहले ही उसे रोकने जैसा है। सही कहा। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो हमने शुरू में छेड़ी थी, सुरक्षा और आजादी के बीच संतुलन की। हाँ, एक तरफ राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे खतरों को सिर उठाने से पहले ही कुचल दे, और दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि इन सख्त कानूनों का गलत इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ ना हो जो सिर्फ सरकार से असहमत हैं, लेकिन उनका हिंसा का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल। और संतुलन की बात करें तो शायद कोई और कानून इतना विवादों में नहीं रहा जितना राजद्रोह यानी सेडिशन। हाँ, वहां तो ये बहस और भी तीखी हो जाती है कि सरकार की आलोचना कहाँ खत्म होती है और देशद्रोह कहाँ से शुरू होता है। स्रोत कहते हैं कि इसका मतलब है सरकार के प्रति नफरत, बेइज्जती या गुस्सा पैदा करना। ये तो बहुत ही मतलब गोलमोल शब्द हैं। और यही इस कानून की सबसे बड़ी मुश्किल रही है, गुस्सा या डिसअफेक्शन। ये एक ऐसा एहसास है जिसे आप नाप नहीं सकते। सही बात है। जो मेरे लिए तीखी आलोचना है, वो किसी और के लिए सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काना हो सकता है। इसी वजह से इस कानून पर हमेशा ये इल्जाम लगा है कि इसका इस्तेमाल असहमति और विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। तो अगर मैं सिर्फ कानून के इन शब्दों को पढ़ूं, तो क्या सरकार के किसी फैसले की जोरदार आलोचना करना भी राजद्रोह माना जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, ऐसा लग सकता है,
लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अच्छा। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला। इस एक फैसले ने राजद्रोह कानून की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ऐसा क्या हुआ उस केस में? अदालत ने ऐसा क्या कह दिया? अदालत ने यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने माना कि अगर राजद्रोह कानून को अक्षरशः लागू किया गया तो ये संविधान में दी गई बोलने की आज़ादी को खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने एक सेफ्टी वॉल बनाया। एक सेफ्टी वॉल? हाँ, कोर्ट ने साफ कहा, सरकार की कितनी भी कड़वी आलोचना की जाए उसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। ओके। राजद्रोह का आरोप सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब किसी के भाषण या लेख से सीधे तौर पर हिंसा भड़कती हो या पब्लिक में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलने का खतरा हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सरकार के बारे में बुरा भला कहना काफी नहीं है? नहीं। जब तक कि आप लोगों से ये ना कहें कि उठो और हथियार उठा लो, तब तक ये राजद्रोह नहीं है। बिल्कुल। अदालत ने कहा, सरकार की नीतियों से असहमत होना, उनकी आलोचना करना, यहाँ तक कि उन्हें नापसंद करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जिस पल आपकी बातें लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाती हैं, बस वहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाती है। तो ये फैसला एक तरह से बोलने की आज़ादी का सुरक्षा कवच बन गया। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत में एक बहुत आसान सा उदाहरण दिया गया है। ये कहना कि सरकार की नीतियां खराब हैं, राजद्रोह नहीं है। सही है। लेकिन ये कहना कि लोगों को हिंसा करके सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, राजद्रोह है। ये सुनने में तो बहुत साफ लगता है। हाँ, और यही केदारनाथ मामले का निचोड़ है। ये आलोचना को हिंसा के लिए उकसाने से अलग करता है। लेकिन एक मिनट, जमीनी हकीकत में क्या ये रेखा इतनी ही साफ है? एक जोशीले भाषण और हिंसा भड़काने वाले भाषण में फर्क कौन तय करता है? ये तो व्याख्या करने वाले पर निर्भर करेगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वजह है कि केदारनाथ फैसले के बावजूद दशकों तक इस कानून के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। अक्सर जमीनी स्तर पर पुलिस या प्रशासन इस बारीक फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। और स्रोत में एक बहुत बड़ा अपडेट भी है जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी है। हाँ, इन अबेयंस रखा गया है। स्थगित। तो मतलब ये कानून अभी एक तरह से कोमा में है। ये किताबों में तो है, पर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम इसे पूरी तरह से जांच नहीं लेते, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एक असाधारण कदम है। इसका मतलब ये है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे कानून का फिर से मूल्यांकन कर रही है। अदालत ने सरकार से कहा है कि जब तक इस कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा। वो इस बुनियादी सवाल पर विचार कर रहे हैं कि क्या ये औपनिवेशिक काल का कानून, जिसे अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए बनाया था, वो आज के आजाद भारत के लोकतंत्र में फिट बैठता भी है या नहीं। इसका भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। तो हम एक ऐसे कानूनी दौर में हैं जहां इस सबसे चर्चित कानून का भविष्य ही दांव पर लगा है। ये वाकई में एक जीवंत बहस है, सिर्फ किताबों की बात नहीं है। बिल्कुल। अब तक हमने युद्ध छेड़ने और राजद्रोह जैसे बड़े अपराधों की बात की, लेकिन हमारे स्रोत आईपीसी के कुछ और प्रावधानों की तरफ भी इशारा करते हैं जो राज्य की सुरक्षा से जुड़े हैं। हाँ, ये पूरा अध्याय सिर्फ बड़े विद्रोहों के बारे में नहीं है। ये उन कई छोटे बड़े कामों को भी अपराध मानता है जो राज्य के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रावधान मुझे बड़ा अजीब लगा, भारत के साथ दोस्ती रखने वाली किसी एशियाई ताकत के खिलाफ युद्ध छेड़ना। हाँ, धारा 125। ये हमारे राज्य के खिलाफ अपराध वाले चैप्टर में क्यों है? अगर कोई भारत में बैठकर किसी पड़ोसी मित्र देश के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, तो वो भारत में भी अपराधी है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक गहरी विदेश नीति की सोच है। सोचिए, अगर ये कानून न हो तो क्या होगा? क्या होगा? भारत दूसरे देशों के विद्रोहियों और कह सकते हैं लड़ाकों के लिए एक अड्डा बन सकता है। कोई भी ग्रुप यहाँ आकर हमारे पड़ोसी देशों के खिलाफ साजिश रच सकता है। अच्छा, हाँ, ये तो है। कानून सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे दोस्तों की सुरक्षा करके भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित करता है। ये तो विदेश नीति से जुड़ा कानून हो गया जो आईपीसी में छिपा है। और एक चीज जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, वो है राज्य के किसी कैदी को भागने में मदद करना। ये तो एक आम जुल्म जैसा लगता है। इसे राज्य के खिलाफ इतने बड़े अपराधों के साथ क्यों रखा गया है? क्या यहाँ किसी खास तरह के कैदी की बात हो रही है? हाँ, और ये फर्क बहुत जरूरी है। यहाँ राज्य के कैदी या प्रिजनर ऑफ स्टेट का मतलब किसी आम चोर या मुजरिम से नहीं है। तो फिर
ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या किसी युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया हो। ये वो लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। ओह अच्छा, तो ऐसे कैदी को भगाने में मदद करना सिर्फ एक व्यक्ति को जेल से भगाना नहीं है, बल्कि ये राज्य की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती देना है। अच्छा, ये एक संदेश देता है कि आप देश की सबसे सुरक्षित हिरासत को भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए इसे इतना गंभीर अपराध माना गया है और इसे राज्य के खिलाफ अपराध के अध्याय में रखा गया है। समझ गया। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ जनता के विद्रोह से नहीं है, बल्कि राज्य के कामकाज, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उसके अधिकार को हर तरह से बचाने के लिए बनाया गया एक कानूनी किला है। बिल्कुल सही। ये सभी प्रावधान राज्य के मूल ढांचे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। वे दिखाते हैं कि खतरा केवल अंदर के विद्रोह से ही नहीं, बल्कि उन कामों से भी आ सकता है जो राज्य के अधिकार या उसकी विदेश नीति को कमजोर करते हैं। ये राज्य की स्थिरता को कई अलग अलग नजरियों से देखने का एक तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता राज्य की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। युद्ध छेड़ने जैसे अपराध के लिए एक बहुत ऊंची दहलीज रखी गई है। ये एक संगठित सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के पंख काट दिए और उसे सीधे सीधे हिंसा भड़काने से जोड़ दिया, ताकि सिर्फ आलोचना को अपराध न बनाया जा सके। हाँ, और उस कानून पर मौजूदा रोक यह बताती है कि अब बहस खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सारे कानून द्वारा स्थापित सरकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में वही सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों द्वारा ही बदली भी जा सकती है। सही बात है। तो विचार करने वाला सवाल यह है, जो कानून एक स्थापित सरकार की रक्षा के लिए बने हैं, वो उस लोकतंत्र में कैसे काम करते हैं जिसका मूल स्वभाव ही उस सरकार से सवाल करना, उसकी आलोचना करना और समय आने पर उसे शांति से बदल देना है।